अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। बानी से मुलाकात के लिए किसका नाम देना है, किसका नहीं, इस पर क़यादत आमने सामने आ चुकी है। जो मुलाकात करने में कामयाब हो जाता है उसके खिलाफ प्रोपोगंडा शुरू कर दिया जाता है और जिसकी मुलाकात नहीं हो पाती वो ना पार्टी पॉलिसी पर अमल करता है और ना पार्टी बयानिए की परवाह करता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अदालती केसेस की पैरवी करने वाले वकला संजीदा नहीं और समातों पर पेश होने से कतराते हैं, जिस पर जजेस भी सवाल उठा रहे हैं कि जबकि बाहर मौजूद क़यादत से शाह महमूद कुरैशी भी गिला करते दिखाई देते हैं और पार्टी कारकुनान भी खफा नजर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क़यादत ना तो मुनज़्ज़म एहतजाज करने में कामयाब हो पाई, ना ही बानी को रिहा कराने में कामयाब हुई, ना अपोजिशन का अलायंस बनाकर और ना ही सड़कों की सियासत के जरिए हुकूमत पर प्रेशर डालने की पॉलिसी बनाने में कामयाब हो पाई। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात उन्होंने नहीं किए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बात बन नहीं सकी और नतीजा वही कि बानी और उनकी अहलिया जेल की सलाखों के पीछे। क़यादत तितर बितर और कारकुनान को लावारिस छोड़कर पार्टी को जत्थों और टुकड़ों में बांट दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत माशी बेहतरी के लिए अपने बाजू आजमाने की कोशिश में लगी हुई है, मगर इस कदर कामयाबी नहीं मिल सकी कि मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा किया जा सके और आम आदमी को 2 वक्त की रोटी बासानी दस्तयाब हो जाए। मईशत की इस बदहाली की अहम वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है और ये सियासी डेडलॉक ख़त्म करने के लिए हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं देती। मुस्लिम लीग नून जो कि हुकूमत में है, उसके कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुतहरिक होने और जलसे जुलूसों के जरिए पार्टी कारकुनान का खून गरमाने का फैसला किया है, मगर सवाल ये है कि अगर हुकूमत अपोजिशन को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दे रही तो अपनी जमात के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इजाज़त किस तरह मिल गई? यानी ये दोहरा मयार पाकिस्तान में ही देखा जा सकता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट अतर काज़मी साहब ने, इनके साथ साथ आमिर इलियास राना साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं। मैं सबसे पहले आमिर इलियास राना साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। मुझे बताएं कि ये जो अभी हमने रिसेंट बयान देखा है अली अमीन गंडापुर साहब का कि वो कहते हैं कि हमने इमरान खान साहब की रिहाई को अल्लाह पे छोड़ दिया। अच्छा, वैसे तो हमारे मुल्क में वो कोई दिल पे ना ले ले, ऑन अ वेरी लाइटर नोट वो कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ पढ़ लें और फिर वो आपका मीटर जो है वो बिजली कम यूनिट जो है वो इस्तेमाल होंगे और फ़लाँ चीज़ कर लें। ये वाला मामला भी हमने अल्लाह पे छोड़ दिया। बस देखें, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब का एक बयान नहीं है, उसमें जिस तरह आपने कभी देखी थी वीडियो उनकी जब वो 2016 में तारीखी शहद की बोतलों के साथ दौड़ते हुए नज़र आए थे ना, तो उसी तरह मतलब ज़ाहिर है उनके बाल भी माशाल्लाह खूबसूरत हैं, माशाल्लाह दौड़ते हुए भी अच्छे लगते हैं, आपको एक्सरसाइज भी नज़र आती है। इसी तरह उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि गोलियां डायरेक्ट नहीं थी, वो हवाई थी। तो उन्होंने वो सारा बयानिया हवा में उड़ा दिया जो डायरेक्ट लोगों के ऊपर गोलियां चलवाने का था, और उसने बयानिया हवा में उड़ाया जो सबको लोगों को ले के आया था इस्लामाबाद। ये बात ध्यान में रखिएगा, बेगम बुशरा बिल्कुल उनके साथ आई थी, लेकिन काफिले के इंतजामात लीड भी वही कर रहे थे। तो वो जो कह रहे थे ना गोली क्यों चलाई, उसका जवाब बहुत सारे लोगों को अब आगे जाके मेरे ख्याल में देना पड़ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पूरी पाकिस्तान आर्मी, हुकूमत पाकिस्तान सबकी इतनी ज़बरदस्त ट्रोलिंग की गई, पूरी दुनिया में बदनाम किया गया। अब यही चीफ मिनिस्टर जब कह रहा है कि गोली हवा में चली थी, तो जो हमारे साफ़ी गोलियां ऐनी शाहिदीन बने थे कि सामने चली थी, जिन्होंने लाशें नहीं दिखाई, उन सब के ऊपर भी ये पीका एक्ट एक्चुअली इस झूठे केस के लिए बनता है कि बताओ अब साबित करो जो लाशें सैकड़ों से शुरू करके दर्जन पे लाए थे। तो अली अमीन गंडापुर हों, आजम सवाती हों, अब बैरिस्टर अली ज़फ़र हों, इस पीटीआई के अंदर इन्होंने किसी की इज्जत नहीं छोड़ी, इनके अपने लोगों ने। यानी सेक्रेटरी जनरल साहब, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे तो शक ये है कि अब उनकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि नामजद जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इलेक्टेड भी होते तब भी इमरान खान के ऑर्डर पे जाना था, कि अब उन्होंने वो कमांड दिखाई है जो इमरान खान के पास है। यानी नामजद चेयरमैन को बिठा के वो कहते हैं कि किसी की क्या है कि वो ताबे फरमानी ना करे, और उसके ऊपर बैरिस्टर। लेकिन आमिर इलियास साहब, वो तो लिस्ट जाती है, सलमान अकरम रज़ा साहब जो है कता कलामी की माफ़ी, वो तो लिस्ट बना के वो भेजते हैं, फिर खान साहब उसमें पिक एंड चूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि खान साहब को बिल्कुल ही नहीं पता होता कि मिलने कौन आ रहा है। पिक एंड चूज करें ना करें। अली ज़फ़र साहब ने इतनी खूबसूरत बात कही है कि पिछली दफ़ा जब बहनें नहीं गई थी और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब चले गए थे, तो उस वक्त क्या हुआ? ये तो अब उनके अपने लोगों का है ना, कोई अली ज़फ़र छोटे आदमी नहीं है, वो भी बड़े ही बैरिस्टर हैं। वो आप गालिबन बात करें जब बाबर अवान साहब गए थे और बाबर अवान साहब की मुलाकात हो गई थी।
नहीं, उसको छोड़ दे, मैं नाम नहीं, वो कह रहे हैं कि उस वक्त भी बहनों की मुलाकात नहीं थी और सारे लोग चले गए थे और उसमें सलमान अकरम राजा भी शामिल थे, तो ये पाबंदी उस वक्त क्यों नहीं लगाई? ये तो अली जफर साहब ने कह दिया ना। अब ये सलमान अकरम राजा के अपने ऊपर आएगी बात कि वो किस पे डिसिप्लिन किसके जरिए लगवाएंगे, कि जब बड़ी हाई पावर्ड लोग चले जाएं, जिसमें अगर सलमान अकरम राजा नहीं गए तो बस इसका मतलब है कुट्टी कर दें सारों से। मतलब इमरान खान का उन्होंने लाके बयान दिया ना कि जी आप जाएं और मेरे बिहाफ पे जाके सुप्रीम कोर्ट में रेड कर दें, यानी सलमान अकरम राजा साहब ने जो कमिटमेंट ली थी हाई कोर्ट से और खुद दी थी लिख के कि हम कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं करेंगे, उसका भी फायदा इमरान खान को तो नहीं हुआ, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो अब इसका अगला बयानिया जब GHQ हमला केस की समाअत होनी है तो उसमें सामने आएगा। और अगर आज तो अभी तक तो कोई मुलाकात नहीं हुई जब हम आप बात कर रहे हैं, और फिर अगले मंगल पे होगी कि क्या खान साहब ने अली जफर को ये बात कही थी, तो फिर सलमान अकरम राजा या इमरान खान ने इनकार किया था अली जफर को कि तुम क्यों आए हो, मैं नहीं मिलूंगा। तो कोई ऐसा बयानिया कोई मंगल वाले दिन कोई बंदा लेके आएगा कि भाई क्या है। मतलब मेरे तक तो इन जो 6 लोगों की लिस्ट में जो कल नहीं मिल सके थे परसों, एक साहब की वो गुफ्तगू भी पहुंची है कि उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर एक बड़े ओहदेदार PTI वाले पे कहा कि तकरीर वो बहुत करते हैं लेकिन हैं वो स्मार्ट बॉयज़ के साथ हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा इस पे शेरवज़र मरवत साहब का भी एक बयान है, लेकिन मैं अतर ये जो लिस्ट है इसके बारे में तो साहबजादा हामिद साहब ने कहा है कि लिस्ट बनाने की देने की तो ज़रूरत ही नहीं है। एंड प्लस मैं पहले सवाल पे वापस थोड़ा सा आना चाहती हूँ, उसको हम थोड़ा सा डायसेक्ट करते हैं। ये भी साथ ले लें कि क्या हम अली अमीन गंडापुर साहब के इस बयान के बाद ये समझें कि चलो अल्लाह ताला ने सब ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है, सब कुछ उसने ही करना है, लेकिन फिर हम ये समझें कि दाल गली नहीं, वो जो बॉयज़ वाला एलिमेंट है वो काम नहीं आया? देखिए, एक ये वे भी हो सकती है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, और दूसरी तरफ ये भी है कि अब इस मुल्क में आइन और कानून तो है नहीं है कि आइन और कानून के मुताबिक किसी अदालत से उनको रिहाई मिल जाएगी, तो फिर वो ये कह रहे हैं फिर हम अल्लाह पे ही मामला छोड़ देते हैं कि इसका ये भी एंगल है। असल इशू तो ये है ना कि अली अमीन या किसी और ने तो इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवाना। क्या पाकिस्तान सरजमीन क्या बात कर रहे हैं आतर, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। ऑफर्स की बात वो बताते रहे हैं कि हमें ये ऑफर है, बनी गाला वाली, KP वाली, रिहाई की कोशिश तो उन्होंने की है ना आतर। नहीं, वो तो करें ना, वो तो जो मर्जी करते रहे, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना। अली अमीन साहब तो जो मर्जी करें, तहरीक इंसाफ वाले या हुकूमत वाले जो मर्जी करें, लेकिन क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई आइन है? क्या उस आइन के तहत किसी से बात करके लोगों की रिहाई होती है? क्या ये मतलब ये इसके तहत हम रियासत चला रहे हैं? बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना। अब बड़ा ये जो तरीके इंसाफ के अंदर के इख्तलाफात हैं वो तो सबके सामने, लेकिन क्या हाई कोर्ट ने हुक्म नहीं दिया था कि इन लोगों की मुलाकात करेगी सलमान अकरम राजा, जिसकी लिस्ट भेजेंगे? कौन से मुल्क में, कौन सी संजीदा रियासत के अंदर हाई कोर्ट के हुक्म को ऐसे रोंदा जाता है? नहीं, तो उसी पे तो साहबजादा हामिद रजा भी ये कह रहे हैं कि लिस्ट की जरूरत ही नहीं है। अगर हाई कोर्ट ने एक चीज कही है कि सलमान अकरम रजा साहब मुरतब करेंगे लिस्ट, जी, तो वो कह रहे हैं कि लिस्ट की जरूरत ही नहीं है। वो जो मर्जी कहते रहे, मैं आपको अब साहबजादा हामिद रजा साहब कुछ फरमा रहे हैं या कोई और फरमा रहे हैं, असल इशू जो मेन इशू ये है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में मौजूद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, क्या उस ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद हो रहा है? अब उसके ऊपर अगर तहरीक इंसाफ वाले अमल दरामद नहीं कर रहे तो क्या वो मुनासिब है? अगर उसके ऊपर रियासत या हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही, क्या वो मुनासिब है? बहस तो असल में ये है, बाकी तो सारी बीच में वो इसके आगे पीछे से चीजें मुख्तलिफ निकलती रहती हैं कि ये होगा वो होगा। मेन इशू तो ये है कि हाई कोर्ट एक हुक्म देती है, उसको कोई मानता ही नहीं है, तो फिर अली अमीन साहब किसके ऊपर? उन्होंने यही कहा ना कि फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं, जिस तरह ये निज़ाम चल रहा है उसी तरह चलता है। ठीक है, लेकिन आमिर रजा साहब वैसे भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही मिलते हैं, मेरा नहीं ख्याल बनता कि नून लीग के लोग जाके मिलते हैं। अगर कोई भी मिल लेता है, बाबर अवान साहब हो गए या कोई और शख्सियत PTI से जाके जिसका नाम लिस्ट में नहीं है वो मिलती है, तो ऐसा क्यों है कि उनके अपने लोग ही प्रोपोगेट करना शुरू कर देते हैं कि ये, अब दोबारा नाम लूँगी तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मुक्तदरा से हैं, या ये एक आमिर इलियास साहब अगर जहमत करें वो लफ्ज़ दोहराने की जो उन्होंने कहा था अंग्रेज़ी का उनके बारे में, तो उनके हैं, क्यों हैं? जो सियासतदान होते हैं उनसे मुलाकात पर तमाशा होता नहीं है। अगर आप माजी में हम 25-30 साल से हम कवर कर रहे हैं कि जब भी कोई बड़ा सियासतदान, बड़े मुराद की होते हैं, किसी पेबल के सियासतदान जेल में होते हैं, जो फिर होते हमारे यहाँ, तो उनसे मिलने जुलने के ऊपर बहुत आप देखते हैं बड़ा रिलैक्स होता है और उसमें लिस्ट आती है जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इमरान खान से मुलाकातों को बड़ा मुश्किल बनाया हुआ है। अच्छा, उसके अंदर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, खुद गवाह इस बात की कि लोग कोई तादाद की तयन नहीं होता था, पूरा एक जिम्मे गफीर जाता था, मिला करता था, नाम लेने की सियासतदान होते, बिजनेसमैन जो गिरफ्तार होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ।
उनसे मिलता तो बाहर आ जाया करता था। तो ये इस मुल्क की रिवायत है। अब इमरान खान के ऊपर आपने कुछ एक सख्ती ज्यादा की हुई है, या तो जो उनकी कहते हैं ना कि अगर आप हुकूमत के ऊपर बात करें तो जितनी जरूरत है सख्ती उतनी कर दी आपने। अब यहाँ पर जो है तय किया गया कि एक फॉर्मूला तय किया गया कि जनाब किस लिहाज से लोग मिलने जाया करेंगे। अगर इमरान खान को वहाँ फैसला नहीं कर रहे, उनके सामने जो आएगा वो मिल लेंगे। उनको तो खबर की भी जरूरत है, लोगों से राब्ते की भी जरूरत है। तो एक जब एक कहते हैं SOP का तयन हो गया था तो उसके ऊपर एक मेरे ख्याल में अगर अमल हो जाता तो क्या बुरी बात थी, क्या मुजाहिदा था। एक और बात मैं कहता हूँ कि ये जो है ना कौन मिला कौन नहीं मिला, किसने किसको क्या कहा, ये फरवा साहिबा आगे चल के 2-4 साल में फुटनोट ऑफ हिस्ट्री होगा। ये अहम नहीं है, सियासत के बड़े मंजरनामे में कोई हैसियत नहीं है। बिग पिक्चर में ये कि पाकिस्तान में एक सियासी पेशमाकश है, बाद लोग बुरहान कहेंगे, बाद लोग उससे कमतर कोई चीज कहेंगे, लेकिन एक मसला है और मसला हल होके नहीं दे रहा। अगर इतने इरेलेवेंट हो गया है, PTI तफसील का शिकार हो गई है, उसकी ताकत में कमी हो गई है, तो हम लोग क्यों हर प्रोग्राम में उसके ऊपर बात करते हैं? नहीं करनी चाहिए। हम फिर और बातें करें जो हुकूमत की माशाल्लाह कामयाबियां हैं उसके ऊपर क्यों नहीं डिस्कस करते? जब हुकूमत और बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रही है उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? क्या वजह है कि 80% वक्त जो होता है वो तहरीक इंसाफ पे सर्व करते हैं, बड़ी जमात है, सर्व करते हैं कि कोई माने या ना माने, बड़ी जमात है। हाँ, बड़ी जमात है, तो मतलब उनकी रेलेवेंस तो है। और उस रेलेवेंस के जब रेलेवेंस है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए इतनी अहम बात नहीं। अहम बात ये कि बड़े मंजरनामे में क्या हम लोग मसला हल करने की तरफ जा रहे नहीं जा रहे। इस मुल्क में कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट होगा, इस मुल्क में आईन की बालादस्ती होगी, कानून को माना जाएगा, जो भी हमारे हम सबके ख्वाब है कि जमहूरियत मजबूत होगी, पार्लियामेंट की गुफ्तार होगी, सही फैसले कर सकेगी, जुडिशरी को उसका अपना मुकाम मिलेगा, उसमें जुडिशरी को कोई डिक्टेट नहीं कर रहा होगा। तमाम चीजें जब तक नहीं होगी सबका मुश्तरका ख्वाब है जो भी हम लोग यहाँ बैठे हैं। उसी तरह एक मतलब कहते हैं ना आजादी तहरीर और तकरीर की इजाजत होगी नहीं होगी, तो ये तमाम हमारे सामने बड़े चैलेंजेस हैं। और एक और बड़ा चैलेंज है कि पूरी बदलती हुई दुनिया में पाकिस्तान क्या उसके साथ स्टेप है नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। एक डिस्ट्रप्शन का दौर ट्रम्प साहब लेकर आए हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया को तब्दील कर दिया है। भारत अपने छलांगे मार रहा है अफगानिस्तान से। हमारा मुझसे तो हम क्या कर रहे हैं? हम अभी तक इस बात पे बहस कर रहे हैं कि जी जेल में कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। वो पंजाबी में इसमें आमिर रज़ा साहब वो मिसाल देते हैं, शायद आमिर इलियास साहब से एग्री करें, वो कहते हैं साढ़े घर दे मसले नहीं मुकदे असी की चंद जाना। पंजाबी में ये वो खुद करदा मसले हैं ना, ये हम लोगों ने खुद पैदा किए मसले। ये अमेरिका की और यहूद और की साजिश तो नहीं है। ये तो हमारी हमने अपने खिलाफ खुद गोल किया है। हमने अपने खिलाफ साजिश की है। तो जब तक हम लोग जो है अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, मुल्क में इससे काम नहीं लाएंगे, मीशत को मजबूत नहीं करेंगे, तालीम को आम नहीं करेंगे, आप सोचिए तो मतलब हमारे एक्चुअली मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया और आपने वो जो सारी बातें इतनी अच्छी अच्छी बातें करके कह दिया एंड पे कि ख्वाब है, अल्लाह करे ये ख्वाब जो है पूरा भी हो जाए। लेकिन आमिर इलियास साहब बिलाखिर इस डेडलॉक को ख़त्म करना है। राना सनाउल्लाह साहब का जो रिसेंट बयान है वो कहते हैं कि मसले का हल इस्टेब्लिशमेंट से बात करना नहीं है बल्कि PTI को सियासी जमातों से बात करना होगी। पहले भी करके देखी थी वो, ठीक है किसका कसूर है किसका नहीं है, लेकिन टू मी मुझे ऐसा लग रहा है कि इट साउंड्स लाइक कि राना साहब जो है वो किसी और जगह का पैगाम पहुंचा चुके हैं कि वहां नहीं दाल गल रही। देखें पता नहीं कहाँ दाल गलेगी। कोई कहता है कि जी बिल्कुल बैरिस्टर गौहर करीब पहुंच चुके, प्रेशर कुकर में गलती है वैसे अच्छी, हालांकि खुद बिल्कुल बाकायदा तौर पे उन्होंने ही साफियों को ये बात एक दफ़ा बताई अडयाला जेल में भी कि मैं तो गया था मिलने 26 नवंबर के बाद मुलाकात भी हुई, तो उन्होंने जवाब खामोशी का कहा था मुझे, और खान साहब ने फिर मुझे ही झाड़ दिया कि तुम क्यों गए थे। और फिर उन्होंने कहा जी आपने भेजा था तो मैं गया था। तो अभी भी आज भी इमरान खान की बहनों के पास इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का ऑर्डर था कि वो आज मुलाकात कर सकती हैं, लेकिन वो नहीं पहुँची वहाँ। तो लेकिन वो चूँकि हमारे अत्थर काज़मी साहब पाकिस्तान के 73 के आइन के तनाजुर में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और मैं जवाबन कहा करता हूँ कि पाकिस्तान में आइन कानून वो है कि अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगदा है उत्थे ला। ते जे ते इन्होंने ओ लाना है तो ये जाके अपने किसी बंदे के जरिए जिन्होंने गालां कढ़ रहे हैं उनसे मिले और रास्ता बनाए, और खान साहब को सियासत समझनी चाहिए। अब ये जो लोग इनके साथ पैसे बना रहे हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, वो तो खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे क्योंकि वो धंधा ही ख़राब हो जाएगा। आपको पता है हमारे बहुत सारे अदालती रिमार्क्स ना आने पे हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स के डाउन ग्रेड हो चुके हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स। वो डॉलर जो गिरते थे ना वो सारे हवा में उड़ गए, वो नहीं आ रहे आजकल, बड़े परेशान है, वो अभी इधर उधर जा रहे हैं सब चीज़ें करते हुए। तो खान साहब एक वाहिद वो रह गया है
कि जिससे कमाई होनी है। अरे भाई, उनकी सियासत को सियासत रहने दें, उनको काम इस पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव साइड पे लाने दें कि अगर उनमें सोच में कोई तब्दीली आ रही है। वो ऑन जॉब ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे तो कोई बेहतर तब्दीली नहीं ला सके, वो एंजॉयमेंट कर रहे थे। अगर अब उनको समझ आ गई है तो उन्हें इस मकबूलियत को पाकिस्तान के लिए, पिछली दफ़ा जब वो कबूलियत के अपने उस पर थे और डायस्पोरा के साथ वाशिंगटन में खिताब कर रहे थे पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ, उस वक्त इन्वेस्टमेंट की अपील करने की बजाय नवाज शरीफ का ऐसी हाथ से यह करके कि मैं उतार के दिखाऊंगा। अब अगर उनको समझ आ गई है तो उन्हें सियासत के मामलात में सियासत के साथ, राजनीति का खेल राजनीति के साथ होना है, इस प्रेशर से नहीं होना। ये पीटीआई के सियासी लोगों को थोड़े कदम अपने जमाने चाहिए, अपने लीडर को समझाना चाहिए। वो फिर कहेंगे जी मिलने नहीं देते। अरे भाई, आप लोग 14 लोग खुद पूरी पार्लिमानी पार्टी बैठ के फैसला करती है और यूट्यूबर्स के प्रेशर में आके सोशल मीडिया के जी ये माइनस इमरान खान कर दिया। भाई, आप कौमी सलामती के मामले में जाते अपने लीडर की बात करते हैं ना 14 खड़े होके, और हम सबको पता चलता ना कि वहां पे इन्होंने अपनी इमरान खान की बात की आर्मी चीफ की मौजूदगी में। मौके खुद गंवाते हैं, डरते हैं, फिर कभी इस पर इल्ज़ाम कभी उस पर इल्ज़ाम। कोई बात है भला ये? एग्जैक्टली लेकिन इस पे मैं एक सवाल भी करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं तो अतर से सवाल करते हैं। वेलकम बैक। अतर, अभी आमिर इलियास राना साहब ने और आमिर ज़िया साहब ने दोनों ने बड़ा अच्छे तरीके से जो सवालात मैंने पूछे उनको डाइसेक्ट किया अपने तज्ज़िये में। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि सिलेक्शन ऑफ पीपल जो खान साहब की तरफ से हुई है, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं या दीगर लोग हैं, जाहिर है कि हम सब जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत किसी न किसी तरह तो होने की कोशिश की जाती है, हुई भी है, ये बात हम नहीं, वो खुद ही बताते हैं। क्या सिलेक्शन ऑफ पीपल गलत हो गई है इमरान खान साहब से? देखिए, उनकी जमात है, लोगों ने उनको वोट दिए, उन्होंने अपनी मर्जी से चुनना है। उसी तरीके से जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को अवाम ने वोट दिया, वज़ीर आज़म बनाया, तो शहबाज शरीफ ने फैसला कर लिया कि मैंने मोहसिन नकवी साहब को चेयरमैन पीसीबी भी लगाना है, मैंने उनको वज़ीर दाखिला भी लगाना है। तो शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से चुन रहे हैं, उसके ऊपर तो किसी को कोई एतराज नहीं। तो इमरान खान साहब की अपनी जमात है। आप वैसे एक बार अपनी स्टेटमेंट को रिविजिट कर लें कि शहबाज शरीफ साहब ने सोचा कि मोहसिन साहब को वज़ीर दाखिला लगाना, नहीं तो वो वजीर आजम ही है ना। फिर मैं आइन के जिक्र करूंगा और मेरे भाई को जो है ठीक है नहीं, कभी कभी होता है ना कि यार हम सोकर उठते ख्वाब आता है और कहते हैं वो बंदा बड़ा चंगा है। मसला ये है कि अगर आप इस मुल्क में हुकूमत आइन के मुताबिक कर रहे हो, आप इस मुल्क में तनख्वाहें आइन के मुताबिक ले रहे हो, प्रोटोकॉल आइन के मुताबिक कर रहे हो, सारी चीजें आप कहें कि आइन ये कहता है कि अदलिया को कुछ नहीं कहना, आइन ये कहता है कि इस हवाले से कोई बात नहीं करनी, ये जो है इस चीज के हवाले से आइन कहता है कि जनाब इस तरह की बात करेंगे तो वो मुल्क दुश्मनी होगी। तो भाई वो सारी चीजें ठीक है। जहां पे आइन ये कहता है कि केपी में आप इंतखाबात कराएं सेनेट का, वो उस पे आइन खामोश हो जाए। जहां पे आइन कहता है कि अदालतों के फैसले मानने, उस पे हम आइन को खामोश कर दें। कभी हमने तारीख में देखा है ऐसा कि जनाब अभी हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनके ओहदा भी खत्म हो चुका है, हुकूमत इनिशिएट ही नहीं कर रही है मामले को आगे ले जाने। हालांकि उमर अयूब साहब एक खत भी उसके ऊपर लिख चुके। तो प्रॉब्लम यह है कि या तो इस आइन के मुताबिक ये कहना कि कुछ भी नहीं हमने करना, हुकूमत आइन के मुताबिक करनी है, ओहदे आइन के मुताबिक बांटने हैं, खातून अवल भी बना देनी है जनाब, क्योंकि जी वो ओहदा भी है आइन के मुताबिक। तो मसला ये है कि या तो फिर हम वो ना करें। बाकी खान साहब की जो चॉइस है, देखें जमातों के अंदर बहुत सारी चॉइसें ऐसी होती हैं, खान साहब की कोई मिसाली चॉइसें तो नहीं रही हैं। बुजदार साहब भी हम देखे हमने, महमूद खान साहब भी हमने देखे, बहुत उनके करीबी दोस्त भी देखे, किसी को उन्होंने गवर्नर लगाया वो सबसे पहले इधर उधर गायब हो गए। तो वो तो देखें सियासी गलतियां हैं, हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। सियासी गलती से एक सियासी जमात को नुकसान होता है। जब आप आइन और कानून को एक तरह से पसे पुश डालते हैं तो फिर आप चीजों को उस नहज पे लेके जाते हैं कि जहां पे फिर दिहाइयां लग जाती हैं चीजों को ठीक करने में। तो दो जो गलतियां हैं उनमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक, चले ये तो आपने फ़र्क बता दिया, लेकिन मुझे ही लगता है मेरे ओपिनियन में कि शायद हम लोग किसी और एंगल से देखते हैं। खान साहब ने ये कुछ लोग जो चुने थे वो चुने भी इसीलिए थे कि कुछ चीज़ें सहल हो सके, लेकिन अब ज़ाहिर है कि ये अल्लाह पे छोड़ दिया मामला। इस पर जब अल्लाह पे चीज़ छोड़ दी जाए तो फिर उस पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आमिर ज़िया साहब, जो ये माइंस एंड मिनरल्स वाला इशू है, इस पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आकर एक्सेप्ट नहीं कर रही है या ओन नहीं करती है, वो मुल्क से भाग गए हैं, दे कॉल देम भगोड़े। आई एम नॉट यूजिंग दैट, एवरीबडी कॉल देम भगोड़े। और वो लोग बता रहे हैं कि कैसे इस बिल के ऊपर जो है वो केपी गवर्नमेंट ब्लैकमेल कर सकती है वफाक को और बार्गेन कर सकती है खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक। डू यू थिंक ये डूएबल है?
जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होती है ना, वो कहते हैं काइट फ्लाइंग ज्यादा हो रही होती है ना, और अपनी अपनी ख्वाहिशात होती हैं। रियासतें या अमूरे मुमलिकत या अमूरे जो हुकूमत होते हैं उनसे नहीं चलते कि जी आप यूं हम ब्लैकमेल कर देंगे, और मतलब होता है ना कि साजिश हो कि जिसके निशान पीछे नहीं पड़े बल्कि आगे पड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर तो कामयाब होने के इम्कानात बड़े कम है। नहीं, लेकिन इसकी मैं हालिया एग्जांपल आपको कोट करूं, जब आपको याद होगा कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला हुआ था और उस पर अंदर कुछ और कहा था अली अमीन गंडापुर साहब ने, फिर बाहर कोई और प्रोपेगेंडा हुआ था, ऑपरेशन से मुतालिक बड़ा पॉलिटिसाइज किया गया था। मैं सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो बिल्कुल होगा। देखिए, ये जो होता है ना कि आप एक कवर्ड तरीके से जब कोई मीटिंग होती है वहां पे कोई और बात हो रही होती है, कोई और लबो लहजे होता है, ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है हमारे नजदीक। और जब जाहिर है कि आप आम आदमी में जाते हैं, आवाम में जाते हैं, तो आप एक और, ये मैं नहीं कह रहा कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन हमारी यहाँ बदकिस्मती से ये चीज फॉलो होती है ना, और ये चीज हो रही है। मुझे लेकिन अभी रिगार्डलेस ऑफ के पीटीआई के जो जाले हैं सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं उनके, बाकी क्या, मैं डॉक्टर नदीमुल हक का एक जगह पे इंटरव्यू सुन रहा था किसी पोस्ट कार्ड के अंदर, उसको उन्होंने कहा कि जी जब पसमानदा ममालिक अगर मिनरल्स निकालते हैं तो उसको इतना फायदा नहीं होता जितना गोरे को होता है। उन्होंने सारी मिसालें दी, अफ्रीका की, लातिन अमेरिका की, और पता नहीं कहाँ की, जहाँ एशिया के अंदर, कि जहाँ पर आप देखिए कि उनके पास सोना था, उनके पास डायमंड थे, उनके पास नहीं क्या क्या था, लेकिन वो गढ़ा तो हो गया वहां पर, लेकिन वहां की कहते हैं मुल्कों की तब्दीली नहीं बनती। उसकी वजह ये है कि हम लोग जो है खुद से उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, और हम हर चीज जो है जैसे जा रहे हैं हमारे यहाँ संदक का आप देख लें, बाकी देख लें, तो जो भी खुदा करे स्टोरी को उतना फॉलो नहीं किया कि जो भी जो पढ़ रहे थे कि यहीं पे प्रोसेस होगा, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी जो भी लोग लेकर आए, क्योंकि पाकिस्तान में बजाय इसके कि हम अपना तमाम काम जो मिट्टी है वो बाहर भेज दो, उनकी मर्जी होगी किस तरह उसको प्रोसेस करें, यहाँ पर हो रही हो तो अच्छा उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छी शरायत बनवाई जाए। और इस चीज के लिए मैं फिर कहूँगा कि नेशनल कंसेंसस बड़ा जरूरी है। जब आपस में सर पटोल हो रही हो, इतनी ज्यादा नफरत हो, इतना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर अदम इत्मीनान हो, फिर आप कहें कि हम सही फैसला कर सके, वो होगा नहीं। तो जाहिर है पीटीआई को कुछ शिकायत है जो कि जायज शिकायतें दूर होनी चाहिए। उसी तरह जब आप उनसे बात करेंगे तो यकीनन कुछ ले और दे की बात होगी, तो आप उनके इश्यूज को एड्रेस करें, वो आपके इश्यूज को एड्रेस करें ताकि पाकिस्तान आगे जा सके। ठीक, और फिर दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उस पर जो शरायत होंगी, ज़ाहिर है कि आपने बिल्कुल सही कहा, ले और दे की बात है। आपने बड़ी अच्छी वो बात की, वो हमारे मईशत नदीमुल हक साहब, उन्होंने ये बात की थी कि ये गोरे की अमानत होती है, हमारी नहीं है मादनियात। लेकिन आमिर अली हसन साहब, वी वेरी होपफुल अबाउट इट। चले, लेट्स बीइंग पाकिस्तानी, वी वेरी होपफुल अबाउट इट कि चेंज आएगा, तब्दीली आएगी, इससे मुल्क में बेहतरी आएगी और एक लार्जर स्केल पर जो है वो मुल्क शायद तरक्की भी करना शुरू करते हैं। लेकिन फिर आपने चारों सूबों को भी तो साथ रखना है। एक घी पे लफ्ज़ जोर है ना, तो 92 फरवरी में मैंने इस्लामाबाद में जर्नलिज्म शुरू किया था। तो एक सीनियर कह रहे थे कि इस मुल्क में ना 50 साल से हम गा गे गी सुन रहे हैं, अब 77 ईयर से भी गा गे गी चल रहा है। अल्लाह करे कि ये काम अब हो जाए, मिनरल्स निकल आए, हमारी कोई सुप्रीम कोर्ट बीच में ना आए। पहले भी रिकॉर्डिंग तो काम शुरू हो गया था तो उन्होंने ऑर्डर करके उड़ा दिया, फिर मिन्नतें तरले करके माफियाँ करा के अब नए मुआहदे पे हम लेके आए हैं लोगों को। निकले, पहले आपको पता है बचपन में मेरे तो ये मिथ थी कि जी बलोचिस्तान में इतना तेल है कि वो इसलिए नहीं निकालते कि ब्रदर मुल्क ईरान की तरफ से ना सारा बह के इधर आ जाएगा। मतलब मैं ये किससे सुना रहा हूँ आपको, ये हम सुनते रहे हैं ना। फिर वो वज़ीर आज़म आए थे किस्सा गो, सब्ज़ बाग, काला बाग से आए थे, सब्ज़ बाग दिखा रहे थे कि वो समुंदर से एक तेल आ रहा है, वो पूरी हुकूमत इस पे लगी हुई थी। वो कोशिश फिर मादनियात शहबाज शरीफ साहब ने हमें दिखाई थी उसके अंदर चनेौट से। अब हमें ये बता रहे हैं भाई निकाल लो, उड़ा दो सारे कर्जे, माफ़ कर दो, सारी चीज़ें उड़ा दो, आम आदमी को तो फ़ायदा दे दो। कौन चाहेगा कि ये काम ना हो? और बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हैं, इसमें कोई शक नहीं, और सिक्योरिटी की बात आर्मी चीफ उनके लिए कर रहे हैं। तो कीजिए हुजूर, निकालिए मादनियात, हमारे कर्जे उतारे हैं। हम पे जो इस वक्त 70 रुपये तो सिर्फ IMF की वजह से डॉलर महंगा चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से सारी दुनिया के मसाइल हमारे गले पड़े हुए हैं। ये आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जो हम आप टैक्स पे करते हैं और ये सारे सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हमारी, तो बस कर लें। इसमें कौन कहेगा कि आप ना करें? जी बिस्मिल्लाह, शुरू करें, कुदालें मारें और निकालें, सोना तांबा सिल्वर जो दिल करता है निकालें, बेचें उसे, लाएं आम आदमी के लिए। एग्जैक्टली, डायरेक्शन लेस है, इसलिए डायरेक्शन मिलने की बहुत अशद ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को। आमिर साहब, आमिर इलियास राना साहब और अतर काज़मी साहब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो अमेरिका इस वक्त तो पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा रहा है, बिलखुसूस चाइना के साथ एक रिफ्ट में चला गया है, उसका क्या नतीजा निकलेगा, पूरी दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है अब्दुल रऊफ शकूरी साहब ने, वाइट कॉलर क्राइम एक्सपर्ट है, हमारे मईशत हैं। बहुत शुक्रिया शकूरी साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कि हम ये जो अभी टैरिफ का मामला देख रहे हैं, अमेरिका ने जो चीन पर टैरिफ बढ़ाया है और 125% लगा दिया है, और ऐसा मालूम हो रहा है कि ज़ाहिर है कि इसका बैकलैश अमेरिका को बहुत ज़्यादा आएगा। ऑल्दो कि बाकी जो टैरिफ मुल्कों पर लगे हैं वो 90 डेज़ के लिए उन्होंने अभी रोके हैं, ब्रेक लिया है। लेकिन सवाल करने से पहले मैं चाहूँगी कि एक शॉट जो है ट्रंप साहब का वो चला दिया जाए, उसमें क्या कमाल है। शॉट चलाइएगा, ज़रा देखें कि ट्रंप साहब का रवैया जो है वो क्या था गुफ्तगू करते हुए। आपने रवैया जो है वो ट्रंप साहब का देख लिया है। जो टोटल तिजारत अमेरिका और चीन के दरमियान होती है वो $585 बिलियन की होती है, जिसमें से चीन अमेरिका से $145 बिलियन की प्रोडक्ट जो है वो लेता है, और जबकि $440 बिलियन जो है वो अमेरिका खर्चता है और चीन से चीज़ें इंपोर्ट करता है। शकूरी साहब, ये जो है ये ग्रेट डिप्रेशन में नहीं चलेगी सारी चीज़ें? आप अगर देखें तो कल जो इलान मस्क ने ट्रंप के ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग एडवाइजर के बारे में कहा है कि मोरान डमर देन अ सैक ऑफ ब्रिक्स, सो मेरे ख्याल में वो बेहतरीन सेंटेंस था टू सम अप के यूएस की जो टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी है एट दिस टाइम। आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप पूरी दुनिया के साथ डील करने जा रहे हैं और आपने कोई वर्क नहीं किया कि इसका बैकलैश क्या होगा, और अल्टीमेटली आपको जो भी डिसीजन आपने लिए इन हेस्ट वो वापस करने पड़े। चाइना की आपने अभी बात की, 5 बिलियन 585 जो है उनका 585 बिलियन, और इसमें 195 बिलियन समथिंग है जो यूएस एक्सपोर्ट करता है। 145 बिलियन जो यूएस करता है, और एग्जैक्टली या और अगर चाइना को, अगर यूएस को देखें तो इनकी मेजर कंपनी जो है उन्होंने अपने वहाँ पे ऑपरेशंस हैं उनके, जो वहाँ पे चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं और उनको वापस फिर एक्सपोर्ट करते हैं टू यूनाइटेड स्टेट्स। और उसमें बहुत बड़े एग्जांपल मैं कोट कर दूं कि कता कलामी की माफी, आईफोन जो कि एप्पल की कंपनी है, जी सारा मैन्युफैक्चर चाइना से करती है। आईफोन जी इसी तरह से। और फिर अगर आपने ये सारी चीजें वर्कआउट करने के बाद, वही कंपनी जो एप्पल है वो आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे आपको हर चीज में वो आपके साथ काम कर रही होती है, आपको टैक्स भी देते हैं, आपको उन्होंने वो प्रोवाइड किया हुआ क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट भी, और बहुत सी चीजों में, और एक आपका नाम भी है। अगर आप ये सारी चीजें वर्कआउट नहीं करेंगे और आप एक जस्ट हेस्ट में यही फिगर आउट करके कि हम 1913 से पहले टैरिफ से इनकम कमा रहे थे, हमारी टैक्सेशन नहीं थी, भाई 1913 बहुत पहले का टाइम था, अब दुनिया चेंज हो गई है, और आप अगर उस जो है पैरामीटर्स पे चलना चाह रहे हैं तो उसका इफेक्ट यही होगा कि आप फिर यू टर्न लेना पड़ेगा जो आपने अभी लिया है। और अभी भी जो 10% आपने कंटिन्यू किया, इसमें भी आप देखें ना कि आप यूएस जो है वो बिग इम्पोर्टर है, और आपकी इन्फ्लेशन जो है पिछले 3-4 सालों में इस लेवल पे गई है कि लोग अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन इसमें एक बारीक पॉइंट ये भी है शकूर साहब, चलें लेट्स डिस्कस दिस वे कि ये अमरीकियों के लिए ट्रंप साहब एक इंतहाई अच्छा कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी इंपोर्ट जो है वो दूसरे ममालिक भी उस पर टैरिफ लगा देंगे, और फिर आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बढ़ाएंगे, फिर आपको इंडस्ट्री यूनिट्स लगाने पड़ेंगे, तो फिर जो रेशो ऑफ लेबर है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या ये अमेरिका में कोई अच्छा शगुन है, ये कुछ बेहतरी लाएगी? मेरे ख्याल में अगर आप चाह रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं तो उसका ये तो मतलब नहीं कि आप सारे एक ही दाम पे आप टैरिफ लगा के तो उसको क्या कहते हैं, आप चाहें कि अगले दिन आप मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन जाएंगे और चीज़ें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। मेरे ख्याल में ये जो पॉलिसी जिसने भी ट्रंप के कान में डाला है वो कोई अमेरिकन के साथ उसने कोई सिंसेरिटी नहीं की। बड़ा टाइम लगेगा आपको ये चीज़ें करने में, और इसका हमने तो पहले लिखा भी था कि आपको एक बहुत स्लो तरीके से चलना है और आपने लोगों को भी एंगेज करना। आप चाह रहे हैं कि आपका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो आप एंगेज करें उन नेशंस को कि आप इतना सरप्लस हमसे कमाते हैं तो आप हमारी कंपनीज को भी अकोमोडेट करें। आप देखें पिछले दिनों उनकी जो रिपोर्ट आई है 2025 की यूएस की, तो उन्होंने यूएस कंपनीज ने पाकिस्तान के बारे में जो लिखा है कि वो जिस तरह से पाकिस्तानी तंग करते हैं कि टैरिफ का रेट हम पे इतना है और वो उसके साथ साथ एडिशनल हम पे लगा देते हैं, फिर हमारे जो इनके जो है वो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स इनकी बहुत ज्यादा हैं, फिर इनके एसआरओ जो एफबीआर इशू करते हैं। तो आप एंगेज करें उन मुल्कों को कि भाई आप हमें क्यों तंग करते हैं जब हम आपको इतने फैसिलिटेट कर रहे हैं। और अगर आप जो है, और फिर जो
आपके साथ एग्री होता है उन टर्म्स पे, आप उनके साथ निगोशिएट करके तो सही चलें, बजाय इसके कि आप एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन ले आए उन मुल्कों को भी जो आपको जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मेरे ख्याल में ये लॉन्ग रन में आपने देख ही लिया कि अभी 90 अच्छा, इसमें एक और पहलू ये कि आई थिंक जो ट्रम्प साहब जो फ्री मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई है, ज़ाहिर है कि इसके बारे में आप बेहतर बता सकते हैं कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। मसनूई तौर पे आप रोक सकते हैं, जो पाकिस्तान में भी ये फॉर्मूला बाय द वे लगाते रहे हैं लोग। लेकिन ये जो अभी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से ये फ्री मार्केट को, उसका क्या असर पड़ सकता है हमारे जैसी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर? क्योंकि गेम चेंजर कंट्रीज़ को तो हमने डिस्कस कर लिया है, चाइना है या दीगर है, लेकिन हमारी जैसी जो कंट्रीज़ है, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे थे पहले दिन कि हमें टैरिफ नहीं लगा है, और देखिए हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ तक पहुँच गई। देखिए हम हमारा भी अगर ओवरऑल देखें तो हमारी जो यूएस के साथ एक्सपोर्ट है, वो जिस तरह का हमारा साइज है, ये टोटल नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स आप देखें तो पाकिस्तान के लिए तो ये भी बहुत ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि आप एक इतना 7 समंदर पार वाला मुल्क आपसे $5 बिलियन नहीं, हम 1 बिलियन की देते हैं, लेते 4 बिलियन की। हाँ, एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, हम एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी। तो वो आपका जो है क्या कहते हैं, आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ आपकी एक्सपोर्ट है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा आप पे। वो कि अभी जो है हम पॉज में भी आ जाएं और फिर आगे जाके निगोशिएट भी करें, तो आपने कभी कोशिश ही नहीं की कि आप अल्टरनेटिव की तरफ भी जाएं। इसी तरह से बाकी ममालिक जो हैं उन पे भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि आप यूरोपियन यूनियन का आपने देखा बहुत वहाँ पे शोर भी हुआ, क्योंकि उन्होंने पॉज कर दिया डिस्पाइट के यूरोपियन यूनियन रिएक्टेड के उसके टैरिफ के अगेंस्ट। लेकिन फिर भी अभी जो है वो ऐलान की जो पॉलिसी है कि आप यूरोपियन यूनियन को टैक्स करने की बजाय, टैरिफ करने की बजाय आप फ्री ट्रेड जोन बनाएं, ताकि दोनों जो है जो रिस्ट्रिक्शन वो मिलके काम करें और दोनों ममालिक के जो आवाम है उनको फायदा हो। मेरे ख्याल में जो सेंसेबल लोग हैं वो अभी भी प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहे हैं कि आप जो ये एग्रेसिव पॉलिसी है टुवर्ड्स टैरिफ, इसको आप छोड़ें, आप फ्री ट्रेड की तरफ जाएं, आप निगोशिएशन की तरफ जाएं, ताकि अवाम को रिलीफ मिले। लेकिन मेरे ख्याल में जो उनका हार्वर्ड ग्रेजुएट एडवाइजर है, उसके मेरे ख्याल में वो नेशनलिज्म ऐसी सवार हुई है उन पे कि जैसे हम दुनिया के, नो डाउट हम बहुत बड़े इंपोर्टर भी हैं और कंजम्पशन भी हमारी सबसे ज्यादा है, लेकिन द वे इसको वो डील कर रहे हैं वो इतना इम्पैक्टफुल मुझे लग नहीं रहा। और आपने देखा है जिस तरह से उसने यूएस मार्केट को इम्पैक्ट किया, तो इसके लॉन्ग रन में भी कोई बेहतर नताज नहीं देख रहे हैं। और अगर हम इसको, चूंकि वक्त की कमी है, मुझे सिर्फ ये समअप करके बताइएगा, अगर चाइना के साथ ये मामला ख़राब हो जाते हैं यूएसए के, और चाइना अपनी चीज़ों की जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर देता है टू यूएस, और यूएस भी वाइस वर्सा यही करता है, तो फिर क्या कोई आप चेंज देख रहे हैं? मेरे ख्याल में यूएस ने देख लिया जितना वो टैरिफ लगा सकता था। अगर 125 लगाया उसने, तो चाइना रिएक्टेड, रिटेलिएटेड, उसने कोई उस पे वो क्या कहते हैं कि उसने कोई माजरत खाना या कोई ऐसा रवैया नहीं दिखाया कि जिसमें वो डील के, हाँ, जिसमें वो डील के मूड में हो। तो कल आपने अगर देखा हो, ट्रम्प बाद में अपने वो जो ट्रुथ सोशल पे भी उसने कहा कि हम जो है ना चाइना से डील करना चाह रहे हैं, और फिर किसी वक्त मेरी और प्रेसिडेंट जी की कॉल भी एक्सपेक्टेड है। तो इट मीन्स के नाउ दे रियलाइज कि हमें इस तरह से नहीं चलना, हम टैरिफ वार में ना जाएं, हम वी हैव टू रिजॉल्व जो है आवर इश्यूज थ्रू डायलॉग। तो मेरे ख्याल में आप अगले 2-4 दिनों में या कुछ आप देखेंगे डेवलपमेंट, ये आप इस तरह से कंटिन्यू कर नहीं सकते। Exactly. तो दूसरी बात ये है कि हाँ, तो चाइना जो है उसने डिफरेंट कंट्रीज में अपने वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो बनाए हुए हैं, तो वो वहां से एक्सपोर्ट करता रहता है, उसको क्या फर्क पड़ता है। इवन अमेरिकन कहते हैं कि वो हमारे सर पे आके बैठा हुआ है मैक्सिको में। एग्जैक्टली और फिर आपको ये जो यूनिट शिफ्टिंग है, इसके ऊपर बहुत सारा एक लंबा प्रोसीजर है जो करना पड़ेगा। अब्दुर्रऊफ शुक्री साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी एक्सपर्टीज़ के ज़रिए जो है वो बताया, इस टॉपिक पे आगाही दी। लेकिन पॉइंट है कि अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ग्रेट अमेरिका बनाने की बात कर रहे हैं, अगर वो इस तरह ही चलते रहे तो अमरीकियों के लिए ख़ास करके ये मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो ये फ्री ट्रेड वाला जोन है जिसमें हम ग्लोबली काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको डैमेज किया जाएगा। और फिर जो बहुत देर पहले 1930 पे छोड़ा थे ग्रेट डिप्रेशन, उसे हम दोबारा लेंगे। लेकिन ये भी एक पैराडाइम शिफ्ट होता है, छोटे अरसे के लिए आता है। देखना ही होगा कि 2-3 दिन में, जैसे अब्दुर्रऊफ शुक्री साहब ने भी कहा, कि चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। तो देखते हैं कि कैसे सेटल डाउन होती हैं और किस हद तक निगोशिएट एज़ पर डोनाल्ड ट्रम्प साहब होती हैं। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।